अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं रीजनिंग, जो कि हैं बेसिकली पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर इस साल के ज़ूलॉजी का सेकेंड ईयर का। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सवाल निकाले हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अलग अलग पेपर जो हुए थे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर उसमें से निकाले हैं, और यही सवाल कंबाइन होकर जो है गेस्ट पेपर में आ जाते हैं। लेकिन जब मैंने सवाल को टैली किया था गेस्ट पेपर से और अलग अलग पेपर से, तो मुझे कुछ सवाल एक्स्ट्रा मिले थे जो गेस्ट पेपर में नहीं थे, तो मुझे इंपॉर्टेंट भी लगे, मैंने कहा मैं वो वैसे ही करवा दी। तो मैंने उसी सीक्वेंस में सवाल लिखा है। पहले जो इसमें सवाल स्टार्ट होंगे वो बॉयज़ के पेपर के होंगे, उसके बाद फिर गर्ल्स के पेपर के भी आ जाएंगे, और फिर इस तरह से जो कॉमन है वो मैंने एक ही दफ़ा लिख लिए हैं। तो यानी कि हम बेसिकली पीसी का गेस्ट पेपर कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि क्लीवेज जो होती है हैंड्स या बर्ड्स के अंदर उनकी एग में, वो मीरोब्लास्टिक या डिस्कॉइडल क्यों कहलाती है। क्लीवेज जो है वो प्रोसेस होता है जब हमारे पास डेवलपमेंट हो रही होती है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के चैप्टर से है। तो जब हमारे पास डेवलपमेंट होती है तो पहले जो है फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जायगोट बनता है, फिर जायगोट की डिवीजन होती है, उसके सेल्स डिवाइड होते हैं बहुत सारे सेल्स में। तो वो जो डिवीज़न होती है उसको क्लीवेज कह रहे थे। फिर उससे फिर आगे जाके फर्दर जो है वो स्टेजेस आती हैं, फिर इस तरह से पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पे पूछे कि उस क्लीवेज से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि वो इस तरह से क्यों कहलाती है, मीरोब्लास्टिक या डिस्कॉइडल। तो मैं आपको पहले जो है वो बता देती हूँ, क्लीवेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये दो नाम हम क्यों दे रहे होते हैं, और फिर हम बुक की वर्डिंग वाले ही आंसर लिखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ये भी ना लगे कि आउट ऑफ कोर्स कोई बात हुई है। ठीक है, ये बातें क्लीवेज वाली बुक में नहीं थी, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। क्लीवेज जो होती है ना बेसिकली दो तरह की होती है। अगर वो इनकम्प्लीट होगी तो हम इसको जो है वो मीरोब्लास्टिक कह देते हैं, और अगर वो कंप्लीट होती है तो हम इसको होलोब्लास्टिक कहते हैं। यानी अगर वो एग को कम्प्लीटली, एग सेल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जायगोट कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो होलोब्लास्टिक हो जाता है, और अगर इनकम्प्लीटली डिवाइड होगा तो मीरोब्लास्टिक होगा। यानी यहाँ पे जो हमने इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कही थी वो इसलिए कही थी क्योंकि एग जो होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता? फिर मीरोब्लास्टिक में भी हमारे पास दो टाइप्स थी, एक होती है डिस्कॉइडल और दूसरी होती है सुपरफिशियल। ठीक है, हमारा ये दो कंसर्न नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। फिर मैं आपको डिस्कॉइडल बता देती हूँ। डिस्कॉइडल हम तब कह रहे होते हैं जब हमारे पास जो इस तरह से एम्ब्रियो होता है उसमें हमें पता है दो पोल्स होते हैं। उसका एक पोल होता है जिसको एनिमल पोल कहते हैं, यहाँ पे ही उसका जो है वो साइटोप्लाज्म रखा होता है, और उसके अलावा जो फ्लूइड होता है उसको योग कह रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो डेवलपमेंट सिर्फ इस वाली रीजन में होगी जहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यानी कि एनिमल पोल की तरफ, तो वो डिस्कॉइडल टाइप की मीरोब्लास्टिक होती है। यानी अभी भी आप देख सकते हैं इनकम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो ये पूरा जो है वो डिवाइड होता है, योग भी डिवाइड होता है। योग डिवाइड नहीं होता, इसी वजह से सिर्फ ये वाला रीजन डिवाइड होता है, उसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। और डिस्कॉइडल तब होगा कि जब सिर्फ जो जर्मिनल डिस्क है, ये जर्मिनल डिस्क होती है एनिमल पोल के ऊपर, अगर वो डिवाइड होती है तो हम उसको डिस्कॉइडल कहते हैं। सुपरफिशियल हम तब कह रहे होते हैं कि जब हमारे पास जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी कि अगर ये साइटोप्लाज्म है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा तो वो सुपरफिशियल कहलाता है। खैर, तो यानी कि यहाँ पे जो सवाल है कि इस तरह के नाम क्यों देते हैं मीरोब्लास्टिक या डिस्कॉइडल, तो हम पहले बताएं कि मीरोब्लास्टिक हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एग जो होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, और कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होने का मतलब ये है कि जो डिवीजन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है सिर्फ एनिमल पोल पे, जिसको ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं, जिस तरह से मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ वीडियो में। और दूसरा ये कि क्योंकि सिर्फ जर्मिनल डिस्क तक जो है वो डिवीज़न उसकी वो होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो इस वजह से, और योग डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको डिस्कॉइडल टाइप मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि वाई रिप्रोडक्शन, कौन सी रिप्रोडक्शन होती है एनिमल में जो ना तो स्ट्रिक्टली सेक्शुअल होती है ना तो सेक्शुअल होती है। हमें पता है इसका जवाब होगा पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद अगला सवाल पूछे थे कि ऐसी रिप्रोडक्शन में इंडिविजुअल्स, मेल इंडिविजुअल्स किस तरह से बनते हैं। तो आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि किस तरह से हो क्या रहा होता है। इसमें पार्थिनोजेनेसिस में हमारे पास जो होती है वो एक फ़ीमेल होती है, सही है। फीमेल के पास हमें पता है कि उसके पास होते हैं एक्स क्रोमोसोम, सही है। तो जब वो, या तो इनके अंदर इंडिविजुअल किस तरह से बनते हैं, या तो इनके जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली जो होती है, या तो उनमें माइटोसिस हो जाती है और वो डायरेक्टली जो होते हैं वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल बना लेते हैं जिनके अंदर एक्सेस होता है, यानी कि वो फीमेल इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। दूसरा, इनके अंदर अगर माइटोसिस नहीं हो रही है और मियोसिस हो रही है, तो मियोसिस के केस में क्या होता है कि हमें पता है कि डिप्लॉयड नहीं बनते, हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, यानी सिर्फ एक्स वाले बनेंगे। ऐसे में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये एक्स जो है वो जाके किसी और एक्स, मतलब किसी और एग से जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, जो कि किसी और सोर्स से आया हुआ है, किसी और पार्थिनोजेनिक एनिमल की सोर्स से आया हुआ है, एक्स सेल ही है, वो उसके साथ यूनाइट होके एक और फीमेल बना ले, डिप्लॉयड फीमेल बना ले। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि यही एग्स जो होता है वो एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जब सिर्फ हैप्लॉइड टाइप के इंडिविजुअल्स बनते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, वो फिर बन जाते हैं हमारे पास, इनके पास मेल। तो यानी इनके पास मेल किस तरह से बनते हैं कि
जो इनके हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो उसके अंदर एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनके मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होता है। ये वाली बातें सारी मैंने इसके अंदर लिख दी हैं। इसके बाद हमसे पूछ रहे थे कि न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास जो चीज़ होती है वो न्यूरॉन्स होती है। उनको सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें पड़ी हुई होती है इन बिटवीन दैम, न्यूरॉन्स के दरमियान जो चीज़ होती है वो होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो इसीलिए रखे होते हैं वहाँ पे ताकि वो न्यूरॉन्स के प्रोटेक्शन करें, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करें, नरिशमेंट और इस तरह के सारे फंक्शंस होते हैं वो इन्हीं के होते हैं। यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनकी माइलिनेशन भी यही करवा रहे होते हैं। माइलिनेशन से हमें पता है कि जो एक्शन पोटेंशियल की स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो इनके दरमियान जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक बैरियर बना रहे होते हैं, यानी कि जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को आ रही होती है, हमें पता है ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पेनिट्रेट कर सकती हैं, ब्लड से निकल के ब्रेन सब्सटेंस के अंदर आ सकती है। तो वो उनको कौन रोकेंगे? तो ये जो न्यूरॉन्स में जाने से कौन रोकेंगे? तो उनके दरमियान जो सेल्स रखे होंगे वो उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे, बैरियर बनाएंगे कि कोई भी फजूल सी चीज़ उठ के जो है वो ब्लड से ब्रेन के अंदर ना चली जाए, जैसे कि टॉक्सिन, ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स या कोई और चीज़। तो ये भी इनका काम होता है। दूसरा यही कि जो सब्सटेंस हो किसी भी चीज़ को ब्रेन सब्सटेंस के अंदर जाने से इसी तरह से प्रिवेंट करते हैं, या कोई और टॉक्सिन को जो है वो ये क्या कर सकते हैं, फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि उनको खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। सही है, ये हो गया इसकी नेसेसरी इसलिए होते हैं, इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला सवाल था कि फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो क्यों डिफरेंट होते हैं, मोनोजाइगोटिक सेम क्यों होते हैं, आइडेंटिकल क्यों होते हैं। वही मॉडल पेपर का सवाल जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था उल्टा करके कि आइडेंटिकल ट्विंस सेम क्यों होते हैं और वो दूसरे वाले सेम क्यों नहीं होते। तो हम जवाब को अपने सवाल के हिसाब से चेंज कर देंगे। हम बता देंगे फ्रेटर्नल ट्विंस इसीलिए सेम नहीं होते क्योंकि उनकी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो जो है वो दो अलग तरह के एग्स जो है वो दो अलग तरह के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं एक ही वक्त में, जिनका यानी कि जो दो जाइगोट बन जाते हैं दो फर्टिलाइजेशन की वजह से, और वो जो दोनों जाइगोट होते हैं उनके जीनोटाइप डिफरेंट होती है, सही है, डिस्टिंक्ट होती है, एक दूसरे से अलग होती है। इस वजह से उनकी जो रिसेम्बलेंस होती है वो बिल्कुल एक आइडेंटिकल ट्विन की तरह नहीं होती, बिल्कुल डिट्टो कार्बन कॉपी नहीं होते, बल्कि डिफ़र कर होते, एक नॉर्मल सिबलिंग की तरह उनकी रिसेम्बलेंस होती है। जबकि इसके कॉन्ट्रेरी जो आइडेंटिकल होते हैं वो इसीलिए इतने सेम होते हैं, जेंडर और सारी चीज़ें, सारे फीचर्स उनके सेम इसीलिए होते हैं क्योंकि जो ब्लास्टोमेर बनता है उसकी माइटोसिस हो जाती है। यानी कि पहले जो जाइगोट यानी कि एक जाइगोट बना होता है एक एग और स्पर्म की फ्यूजन से, जिसके बाद फिर वो एक जाइगोट आगे ब्लास्टोमेर बनता है और वो ब्लास्टोमेर फिर डिवाइड हो जाता है इक्वली एक और तरह की ब्लास्टोमेर में, जो कि एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है, जो कि आइडेंटिकल ट्विन कहलाता है। उसके बाद अगला सवाल था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है पेसमेकर के, हार्ट के जो पेसमेकर होते हैं। तो ये वाला सवाल भी मॉडल पेपर में आया था, इस तरह से उन्होंने पूछा बता कि इनवॉलेंट्री क्यों कहते हैं हार्ट मसल को। तो उसी को हम जवाब को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि जो इनवॉलेंट्री होने की जो प्रॉपर्टी होती है हार्ट मसल की, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है पेसमेकर की वजह से। यानी कि वो खुद से हार्ट को बीट करा सकते हैं, उनको पता है कि इतने टाइम के बाद हार्ट ने दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना है हार्ट के मसल ने, यानी कि नर्वस सिस्टम आके उनको बताएगा नहीं कि अभी तुमने कॉन्ट्रैक्ट होना है, अभी नहीं होना है, वही वाली बात। लेकिन ये नर्वस सिस्टम जो खास करके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसका इम्पैक्ट होता है, वो काम करता है पेसमेकर के साथ। किस तरह से कि पेसमेकर जो कि खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो आके बता देगा कि अब तुमने इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है और अब इतना कम कॉन्ट्रैक्ट करना है। यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई हार्ट मसल्स की जो रेट होता है उसको मॉडिफाई कर सकती है, हार्ट बीट को इस तरह से मॉडिफाई करेगी, जो रेट होगा पेसमेकर का उसको ज़्यादा या कम कर देंगे। यानी हार्ट बीट को तेज़ कर सकती है या स्लो कर सकती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लेकिन हार्ट बीट को जनरेट कराने का काम पेसमेकर का होता है। फिर उन्होंने पूछा था कि यूरिया की फॉर्मेशन बता दें लिवर में किस तरह से होती है। उन्होंने एक डायग्राम दे दी थी कि इसको जो है वो आपने फिल करना है, यानी कि वही ऑर्निथीन साइकिल की डायग्राम थी, बुक से देख के फिल करना है। इसको आपने याद भी करना है, एमकेट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपने देखा पेपर में आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए। तो हम क्या बताएंगे यूरिया किस तरह से बनता है कि भाई बॉडी में जो भी एक्सेस अमाइनो एसिड और प्रोटीन वगैरह पड़े हुए होते हैं वो जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो वो उठ के आ जाते हैं लिवर के अंदर। लिवर क्या करेगा, उनको ब्रेक डाउन करके एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बना देगा यूरिया। किस तरह से बना देगा कि हमें पता है कि प्रोटीन के अंदर भी जो उसका बेसिक यूनिट होता है अमाइनो एसिड होता है, तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ होती है अमाइनो ग्रुप। वो क्या करता है, उसको यहाँ से अलग कर देता है और उससे बना लेता है अमोनिया। हमें पता है अमोनिया टॉक्सिक होता है, बॉडी से निकल जाना चाहिए, तो ये इस अमोनिया को कंबाइन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिस्पायरेटरी या दूसरे अपना उससे आ रही होती है, रिसोर्सेज से आ रही होती है, तो इसके साथ उसको कंबाइन कर देता है और एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको सिट्रोलिन कहते हैं। सिट्रोलिन से आर्जिनिन और आर्जिनिन से इवेंचुअली क्या बन जाता है यूरिया।
यानी कि सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के बाद जो होता है यूरिया बन जाता है, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और किडनी के रूट से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये वाली डायग्राम आप इसको देख लें, अच्छे से याद कर लें। उसके बाद अगला सवाल था कि अलगल ब्लूम जो होता है वो किस तरह से डेथ करा देता है एक्वेटिक एनिमल्स की। ये मैंने बताया था नॉन रीजनिंग मॉडल पेपर वाली वीडियो में कि यूट्रोफिकेशन की कॉजेज़ में कि अलगल ब्लूम यानी यूट्रोफिकेशन इस वजह से हो रही होती है क्योंकि एक्सेस फॉस्फोरस होता है लेक यूट्रोफिक लेक के अंदर। एक्सेसिव फॉस्फोरस हो रहा होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से, सेवेज की डंपिंग की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से जो टॉक्सिन्स आ रहे होते हैं लिवर बेड के अंदर, रिवर बेड के अंदर या लेक्स के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे अलगल की ग्रोथ होती है, अलगाई की ग्रोथ होती है। अलगाई क्या करेंगे, सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे। उन लेक्स को जो है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट या ऑक्सीजन डिप्लीट कर देते हैं, ऑक्सीजन उनके अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल और दूसरी लाइफ की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर मरीन फ़िश को हम रख दें फ्रेश वाटर के अंदर 24 आवर्स के लिए। तो वही ऑस्मोरेगुलेटरी कॉन्सेप्ट फ्रेश वाटर फ़िशेस के, मरीन वाटर फ़िशेस के, वही बार बार घुमा फिरा के हर तरह के सवाल में आपसे पूछ लेते हैं। इसका जो एग्जैक्ट रीजनिंग है वो मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम एनिमल सेल को रख देते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में तो क्या होता है। ये वही कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पे लगेगा जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की रीजनिंग में भी आपको समझाया था, फिर मैंने इसको एक और रीजनिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये वही इसी तरह की वही चीज़ें समझानी है, बस हम थोड़ा सा मरीन और फ्रेश वाटर के एस्पेक्ट से बता देंगे कि एक मरीन फ़िश है तो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक और अंदर हाइपोटोनिक, यानी उनके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हम ये कह लेंगे कि वाटर का ग्रेडियंट इस तरह से बना है कि वो बॉडी से बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ मूव करेगा। इनको वाटर लॉस का खतरा होता है जब वो मरीन इन्वायरमेंट के अंदर होता है। तो यानी कि इस तरह के अडॉप्टेशन करते हैं कि ज़्यादा वाटर को बॉडी के अंदर कंजर्व करें। लेकिन अगर इनको हम उठा के फ्रेश वाटर के अंदर रख देंगे, यानी कि अब इनका एनवायरनमेंट किस तरह से हो गया कि इनकी जो बॉडी है वो फ्रेश वाटर में, तो इनका जो वाटर होगा अब वो अंदर जो है वो कम हो जाएगा और बाहर इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर का हाइपोटोनिक होता है, यानी बाहर वाटर ज़्यादा हो जाएगा, अंदर कम हो जाएगा। तो वाटर का ग्रेडियंट किस तरह से बन जाएगा कि वाटर अब बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। पहले क्या हो रहा था, मरीन इन्वायरमेंट में वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है, वाटर लॉस का खतरा था। अब इनको क्या डेंजर हो जाएगा कि वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, क्योंकि इनकी एडॉप्टेशन इस तरह से होती है कि ये एक्सेस वाटर को जो है वो बल्कि एक्सेस वाटर तो इनके अंदर आते ही नहीं, जो वाटर आता है बॉडी फ्लूइड्स आते हैं उसको कंजर्व करके रखते हैं। लेकिन अब ये जो एक्सेस वाटर एंटर करेगा, क्योंकि इस तरह से वाटर की ऑस्मोसिस होगी, उसका ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा वाटर का। अगर उसको फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रख दें तो क्या होगा कि एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर एंटर होगा, जिसकी वजह से सेल जो है इनका स्वेल हो जाएगा, वही वाली बात, और इनका सेल बर्स्ट हो सकता है। यानी कि ये मरीन फिशेस के लिए एक फेटल कंडीशन है। और हम यहाँ पे ये बता देंगे कि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होगा, एक्सेस वाटर क्योंकि वो लूज़ नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली क्या होगा कि इनकी बॉडी बर्स्ट हो जाएगी स्वेलिंग की वजह से और ये मर जाएंगी। तो ये होगा इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। उसके बाद अगला सवाल था कि पेप्टाइड हार्मोन का एक्शन डिफरेंट क्यों होता है स्टेरॉइड हार्मोन से। तो मैंने ये पढ़ाया था कि हार्मोन की डिफरेंट नेचर होती है, उसी की बेसिस पे हम डिफरेंट हार्मोन बता देते हैं। कुछ पेप्टाइड होते हैं, कुछ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ स्टेरॉइड होते हैं, यानी कुछ प्रोटीन नेचर के होते हैं और कुछ लिपिड नेचर के होते हैं। तो उसी बेसिस पे इसका मोड ऑफ एक्शन में डिफर करता है एक दूसरे से। अगर तो वो प्रोटीन नेचर का होगा तो हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर होती है, उसमें से लिपिड जैसी यानी लाइक चीज़ें जो होती हैं वो आपस में वो जाती हैं, इंटरेक्ट कर जाती हैं, और अनलाइक इंटरेक्ट नहीं कर रही होती। तो इसी तरह से जो प्रोटीन नेचर की चीज़ होगी वो क्रॉस नहीं कर सकती लिपिड मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। उसको क्रॉस करने के लिए कोई कैरियर या मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। तो क्योंकि इस तरह के मैकेनिज्म पे डिपेंड कर जाती हैं कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इनके लिए होता है सेकंड मैसेंजर सिस्टम। मैंने ये हार्मोन एक्शन वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था, वहाँ से डिटेल में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम से ये एक्ट करते हैं क्योंकि ये प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, ये लिपिड बाय मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। जबकि स्टेरॉइड जो कि लिपिड होते हैं नेचर में, वो आराम से जो है वो मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ कर जाते हैं, किसी कैरियर प्रोटीन की या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, आराम से सेल के अंदर आते हैं और न्यूक्लियस से अपना काम करवा लेते हैं। इस वजह से पेप्टाइड हार्मोन का एक्शन डिफर करता है स्टेरॉइड हार्मोन से। बाकी के सवाल नेक्स्ट पार्ट में।